लंबा लड़का, कंधों तक जिसके बाल थे, घनी दाढ़ी थी और जिसका लटका हुआ फैरन था। उसके दिल में बस एक ही आग थी, बदले की। इंडियन आर्मी ने मेरे छोटे भाई को मार दिया, अब मैं उनका खून बहाऊंगा। लेकिन दोस्तों, कमांडर तोरारा को शुरू से ही शक था कि ये भट्ट कोई सीधा साधा लड़का नहीं बल्कि एक मुखबिर है। फिर एक दिन एक तंग अंधेरे कमरे में जब तीनों कहवा पीने बैठे थे तो तू कह रहा था कि आर्मी ने तेरे भाई को मारा। हाँ, और अब तू बदला लेना चाहता है। बदला? मुझे उनका खून पीना है। ये सुन कमरे में सन्नाटा छा गया। सब्जार अपनी सिगरेट फूकता रहा और कहवा पीता रहा और इस तरफ तोरारा इस नए लड़के इफ्तिकार को घूरता रहा। इफ्तिकार, मैं तुझसे बस एक बार पूछूंगा, कौन है तू? दोस्तों, ये बेइज्जती इफ्तिकार से बर्दाश्त नहीं हुई और वो गुस्से से खड़ा हो गया। फिर अपनी बंदूक नीचे फेंककर उसने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर या मेरे इरादों पर जरा भी शक है तो अभी मुझे मार दो। ये सुन तोरारा थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन उसका शक पूरी तरह से गया नहीं था और वो गलत भी कहाँ था। चलिए दोस्तों, थोड़ा पीछे कश्मीर के जंगलों से बहुत दूर गाजियाबाद शहर में, जहां मोहित शर्मा नाम का एक लड़का एक आम मिडिल क्लास घर में बड़ा हो रहा था। अपनी उम्र के बाकी लड़कों की तरह ही मोहित को भी खेल कूद पसंद था, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, स्विमिंग। हाँ, पर उसे हारना कतई पसंद नहीं था। बता दें, वो और उसका बड़ा भाई दोनों इंडियन आर्मी के दीवाने थे। देखना, एक दिन हम भी वो यूनिफॉर्म पहनेंगे और देश की सेवा करेंगे। लेकिन जैसा ज्यादातर मिडिल क्लास घर में होता है, उनके माँ बाप का उनके लिए प्लान कुछ और ही था। बेटा, पहले इंजीनियरिंग करो, आर्मी वार्मी के सपने बाद में देखना। दोस्तों, उधर मोहित का बड़ा भाई मधुर पहले ही आर्म्ड फोर्सेस में जाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वो नेशनल डिफेंस एकेडमी क्लियर नहीं कर पाया। तो फिर हमारे मोहित साहब ने बागी अंदाज में उनका सपना अपने कंधों पर उठा लिया और इंजीनियरिंग कॉलेज को पहले ही साल के बीच में छोड़ दिया और उसने फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आराम से निकाल लिया। फिर शुरू हुआ एनडीए और इंडियन मिलिट्री एकेडमी का सफर, जहां देश के होनहार फौजी अफसर तराशे जाते हैं। और जब वो आर्मी में था, उसी दौरान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध लड़ा। अब दोस्तों, टीवी पर आती युद्ध की खबरों ने मोहित के अंदर की आग को और भड़का दिया। अब उसे बस मैदान में उतरना था और उन पाकिस्तानी आतंकियों का खेल खत्म करना था। दिसंबर 1999 में मोहित को सबसे पहले मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में तैनात किया गया और जल्द ही उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के 38 राष्ट्रीय राइफल्स में हो गई, जहां हमारा ये जवान और जोशीला अफसर बार बार कहता रहता था, सर, मैं सिर्फ बंकर में नहीं बैठना चाहता। वो लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए आगे आता रहता था, रोमांच के लिए नहीं बल्कि भारत के दुश्मनों को खत्म करने के लिए। तो सिर्फ 2 से 3 साल में उसकी बहादुरी और लीडरशिप ने उसे वीरता के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सम्मान दिला दिया। लेकिन दोस्तों, मोहित की चाह इससे भी कहीं बड़ी थी। वो मरून बैरेट और बलिदान बैच पहनना चाहता था ताकि वो अपनी फोर्स और देश के लिए बड़ी सेवा कर सके। इसे सीधी बात कहें तो वो एक पैरा स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता था, वो एक जिसे सेना सबसे मुश्किल और सबसे गुप्त मिशनों के लिए भेजती है। ऐसे मिशन जिसके लिए मोहित ने दुनिया के सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक को चुना, जिसमें उसको मिली 3 से 6 महीने की नींद की कमी, भूख और थकान। ये नहीं, 40 किलोमीटर पीठ पर रेत के बोरे लाद कर चलना होता था, जिसमें 90% लोग बीच में ही हार मान लेते थे। दोस्तों, बता दें, मोहित शर्मा पहली बार तो फेल हुए, लेकिन वो फिर खड़े हुए और दूसरी बार पास हो गए। अब 2003-04 तक आते आते इंडियन आर्मी को दक्षिण कश्मीर में एक बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही थी। हिजबुल के कमांडर अबू तोरारा और अबू सब्जार से ये बदमाश लोग नौजवान लड़कों को भर्ती करते, हथियार इधर उधर पहुंचाते, हमलों की साजिश रचते और आम लोगों के बीच हमेशा छिपे रहते, जिस वजह से इन पर सीधा सैन्य हमला करना आसान नहीं होता था। इस वक्त तक हमारे मोहित शर्मा कश्मीर में कई कामयाब ऑपरेशन कर चुके थे और अपने साथी जवानों का दिल जीत चुके थे। तो अब जब आर्मी को किसी ऐसे आदमी की जरूरत पड़ी जो हिजबुल के नेटवर्क के अंदर घुस सके, हमारे मोहित तैयार थे। मोहित, तुम्हें आतंकियों के बीच रहना होगा। इनका खात्मा इन मुजाहिदीनों को एक साफ और कड़ा संदेश देगा। बस हमारे मोहित ने बिना हिचके ये जिम्मेदारी ले ली, जबकि उसे अच्छी तरह पता था कि अगर उसकी असली पहचान सामने आ गई तो कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ गोली। और यहीं से कैप्टन मोहित शर्मा ने अपनी असली पहचान को दफना दिया। बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी घनी कर ली और ढीला फैरन पहन लिया। अब इसके बाद दोस्तों, वो दक्षिण कश्मीर के गांवों में एक भटका हुआ आदमी बनके घूमने लगा, जिसका नाम था इफ्तिकार भट्ट और जिसके चेहरे पर थी बदले की आग। जब तक आर्मी का खून नहीं बहाऊंगा, अपने गांव वापस नहीं जाऊंगा। दोस्तों, हम आगे देखेंगे कि कैसे मोहित ने ये अंडरकवर मिशन को कामयाबी से पूरा किया और फिर कैसे देश के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया। के गांवों में घूमते रहे और बार बार अपनी वही बदले की कहानी सुनाते रहे। धीरे धीरे हिजबुल के ओवरग्राउंड वर्कर्स की नजर इस गुस्से भरे जवान पर पड़ी और उसका नाम ऊपर तक पहुंचाया गया।
ये काम का मोहरा बन सकता है। जल्द ही उसे उन्हीं लोगों के सामने पेश किया गया जिनका वो शिकार करना चाहता था, अबू तुरारा और अबू सब्जार। लेकिन दोस्तों, उनके बीच पहुंच जाने का मतलब ये नहीं था कि उसे तुरंत इज्जत मिल गई, बल्कि उनके सेफ हाउस के अंदर इफ्तिखार के साथ नौकरों जैसा बर्ताव होता था। हर वक्त उसकी वफादारी को परखा जाता था। कहाँ मर गया था? जा मेरी सिगरेट लेकर आ। वो बेचारा लकड़ी चीरता, उनके लिए खाना बनाता और कहवा तैयार करता। लेकिन हमारे मोहित उर्फ इफ्तिखार सब सहते गए, क्योंकि हर बेइज्जती उसे अपने निशाने की ओर और करीब ले जाती रही। जब भी वो उन्हें चाय और खाना परोसता तो अपने कानों को खुला रखता, रास्ते, ठिकाने, भर्ती के तरीके सब दिमाग में रखता। इससे हुआ ये कि धीरे धीरे बहुत सारी अहम जानकारियां इंडियन आर्मी तक पहुंचने लगी। मगर दोस्तों, इस तरफ तुरारा का शक अभी पूरी तरह से गया नहीं था। अपने घर और गांव के बारे में और बता। दोस्तों, कई कई रातें मोहित लेटा बस यही सोचता रहता था, अगर मेरी कहानी का एक भी हिस्सा गड़बड़ा गया तो मेरा गेम ओवर। तो अब मोहित ने उनका भरोसा जीतने के लिए उनको अपने हाथ से बनाए हुए आर्मी के गश्त के रास्तों के नक्शे दिखाए, जिसको उसने पहले ही तैयार कर लिया था। देखो, हम यहाँ से हमला कर सकते हैं, मैंने इनको छिप कर देखा है। बस ये देख कमांडर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नए हमले की तैयारियां शुरू कर दी। पास के गांव से ग्रेनेड और लोगों को बुलाया जाने लगा। लेकिन ऑपरेशन शुरू होने के बस एक दिन पहले शक की सुइयां अभी भी मंडरा रही थी। दोस्तों, बता दें, इफ्तिखार को उनके साथ जुड़े 2 हफ्ते हो चुके थे। इसके बावजूद भी कोई उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था। कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो उससे और बात करना चाहता है। और यही हुआ भी, उसने बात की। इफ्तिखार, मैं तुझसे बस एक बार पूछूंगा, कौन है तू? दोस्तों, आपको बता दें कि इस पॉइंट तक ज्यादातर एक्सपर्ट एजेंट अफसर भी हिचक से जाते हैं, अटक जाते हैं और उठ पटांग सफाई देने लगते हैं। लेकिन हमारे मोहित के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस पल उसने अपनी बंदूक फेंकी और उन्हें खुली चुनौती दे दी, बस वहीं पर उसकी कहानी दास्तां बन गई। हैरानी से तुरारा भी उठकर खड़ा हो गया और भट्ट को ध्यान से देखने लगा। और फिर वो उलझन भरी नजरों से सब्जार की तरफ देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या करें। बस उसी पल में मोहित फैसला कर चुका था। उसने अंदर छिपाई हुई अपनी पिस्टल निकाली और फायर कर दी। तुरारा को बिल्कुल पास से गोली मारी, जिससे वो दीवार से टकरा कर नीचे गिर गया। और इस तरह जब तक सब्जार कुछ समझ पाता, तब तक उस पर दूसरे राउंड की गोलियां भी चल चुकी थी। इसके बाद मोहित ने दोनों में 2-2 गोलियां और उतार दी, सिर्फ पक्का करने के लिए। कैप्टन मोहित शर्मा ऑन ड्यूटी। बस कुछ ही सेकंडों में मिशन खत्म हो चुका था। दोनों खौफनाक कमांडर अपने ही अड्डे के अंदर ढेर हो चुके थे। इस तरफ इफ्तिखार भट्ट भी गायब हो चुके थे और कैप्टन मोहित शर्मा जिंदा वापस अपनी एक पैरा एसएफ यूनिट में लौट आए थे। इस साहसी अंडरकवर मिशन के लिए 2004 में मोहित को वीरता के लिए सेना का मेडल मिला और अब अगले 4 सालों तक मेजर मोहित शर्मा ने स्पेशल फोर्सेस के तौर तरीके जवानों को सिखाए। मगर दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, वो शांत पोस्टिंग के लिए बने ही नहीं थे, जिस वजह से 2008 के आखिर तक वो और एक पैरा एसएफ फिर से उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कठिन पहाड़ों में तैनात कर दिए गए। फिर मार्च 2009 में एक खुफिया जानकारी मिली कि आतंकियों का एक ग्रुप लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके अंदर घुसा है। बस फिर मोहित अपनी असॉल्ट टीम को लेकर अफरूदा के घने और अंधेरे जंगलों में घुस गए। इस तरफ आतंकी छिपकर घात लगाए बैठे थे। फिर अचानक कई दिशाओं से भारी गोलाबारी शुरू हो गई। मोहित के टीम के 3 जवान लगभग उसी पल मारे गए। एक गोली उनकी बाई बाह को चीरती हुई निकली थी, तो दूसरी बुलेट प्रूफ जैकेट को पार करते हुए उनकी छाती में लगी। इन सब के बावजूद भी मोहित ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उल्टा उसने एमजे लॉन्चर से ग्रेनेड दागे और कुछ आतंकियों को मार गिराया, जिससे उसकी टीम को संभलने का वक्त मिला और उसके जवानों को पोजीशन लेने के लिए बेहद ही जरूरी पल मिल गए। दोस्तों, इतना खून बह जाने के बाद भी वो लगातार अपनी टैगोर राइफल से फायर करता रहा और आदेश देता रहा, मुझे बस मामूली चोट लगी है, तुम सब कवर लो, एक भी आतंकी बचकर नहीं जाना चाहिए। कई घंटों बाद जब गोलीबारी धीमी पड़ी, तब हवलदार राजीव अपने टीम लीडर तक पहुंचे। मेजर मोहित शर्मा एक पेड़ के सहारे बैठे थे। हथियार अभी भी उनके हाथ में था, लेकिन मैगजीन खाली हो चुकी थी। उनका काफी खून बह चुका था और अब उनकी सांसें भी नहीं चल रही थी। उनकी इस बहादुरी से हौसला लेकर टीम ने 5 दिन तक लड़ाई जारी रखी और उस पूरे ऑपरेशन में कुल 12 आतंकियों को मार गिराया। मोहित शर्मा की इस असाधारण बहादुरी और बलिदान के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत के शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। ये मेडल उनकी पत्नी रेशमा ने लिया, जो खुद भी आर्मी अफसर थी। अब दोस्तों, सालों बाद धुरंधर का अंडरकवर हीरो और दाढ़ी वाले लुक में मोहित के इफ्तिखार भट्ट वाले छलावे की याद दिलाता है। अब बॉलीवुड ने भले ही उनकी कहानी उठाई या नहीं, यह अलग मुद्दा है, लेकिन उनकी असली दास्तां आज भी जिंदा है।
दोस्तों आज भी एक पैरा स्पेशल फोर्सेस के ट्रेनिंग हॉल में उनकी कहानी नए कमांडोज को सुनाई जाती है ताकि उन्हें याद रहे कि असली हिम्मत कैसी होती है। तो कैसी लगी इस अंडरकवर अफसर की कहानी आपको, जो एक बार आतंकियों के अड्डे में घुसा, उनमें से एक बना और फिर उनकी बैंड बजा दी। मेजर मोहित शर्मा। सच कहें तो दुश्मनों के लिए वो टेबो राइफल हाथ में लिए एक तूफान ही थे, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों के बीच वे एक ऐसे आदमी थे जिनके हाथ में गिटार होता था और होठों पर उनका पसंदीदा गाना। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया,